बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रशिया के बारे में पढ़ेंगे जिसका पुराना नाम यूएसएसआर था। तो ये बेटा आपको मैप नजर आ रहा है जो रेड कलर में है, ये आज का हमारे पास रशिया है। ये हमारे पास आज का रशिया है। ये जो मैं येलो कलर में सर्कल कर रहा हूं, ये सारा हमारे पास बेटा क्या है, आज का ये रशिया है। इसे हम देखते हैं कि यहाँ से कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है या कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। ग्रेट बियर भी कहते हैं रीछ की तरह, इसे जो ना मुशाबियत दी जाती है रीछ के साथ, बियर के साथ। तो बेटा ये याद रखिएगा, ये जो रशिया था, यहाँ पे जरा थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद फिर ज्योग्राफी देखेंगे। यहाँ पे बेटा बादशाह थी और यहाँ के जो बादशाह थे उन्हें जार कहा जाता था। जार रूस का आपने नाम सुना होगा, जार रूस जो थे यहाँ के बादशाह थे। बादशाह में आपको पता है कि अवाम का कोई हाल नहीं होता, अवाम के कोई हकूक नहीं होते। तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा गरीब होते चले जा रहे थे और जो अशराफिया थी, जो बादशाह का जो पूरे का पूरा एक लाव लश्कर था, उसकी अयाशियां ही नहीं खत्म हो रही थी। तो अल्टीमेटली यहाँ के लोग निकले, यहाँ के हारी जो थे, किसान जो थे, मजदूर जो थे, वो खड़े हुए। उन्होंने अपनी जो मुल्क में बादशाह थी, जो ज़ार रूस की हुकूमत थी, उसके खिलाफ एहतजाज किया और एक इनकलाब लेके आए। उस इनकलाब के पीछे बेटा जो मेन पर्सनैलिटी है वो व्लादिमीर लेनिन की, याद रखिएगा। व्लादिमीर लेनिन साहब थे जी। लेनिन या लेनिन प्राइज भी आपको पता है कि दिया जाता है, रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो वो इसी के नाम पे, व्लादिमीर लेनिन के नाम पे। तो ये लीड कर रहा था, इसके साथ और भी लोग थे, स्टालिन भी था और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो बड़ा नाम था वो व्लादिमीर लेनिन का था। तो लेनिन साहब ने लीड किया। कब इनकलाब आया? अक्टूबर 1917 में। इससे पहले भी एक दफा लाने की कोशिश की गई थी, मार्च 1917 में, लेकिन वो नाकाम हो गया था आप कह सकते हैं। लेकिन अक्टूबर 1917 के अंदर जो रशिया में इनकलाब आया उसे बुल्शेविक रेवोल्यूशन कहा गया, उसे रशियन रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा गया, इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा गया। याद रखिएगा, रशिया में जो इनकलाब है अक्टूबर रेवोल्यूशन, बुल्शेविक रेवोल्यूशन, या फिर रशियन रेवोल्यूशन कहा जाएगा, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी इसे आप कह सकते हैं। तो ये 1917 के अंदर आया। तो व्लादिमीर लेनिन साहब कामयाब हुए यहाँ पे। इस वक्त जो बादशाह था रशिया का वो निकोलस सेकेंड बैठा हुआ था। ज़ार रूस जो था, बादशाह सलामत जो थे, वो निकोलस सेकेंड थे। उसे पकड़ लिया गया 1918 में, आगे जाकर उसे कत्ल भी कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ इनकलाब आ गया और अवाम की एक हुकूमत बनाई गई। तो 1917 में यहाँ इनकलाब आया। उसके बाद आप ये देखें, जब इनकलाब आ गया, अवामी हुकूमत जब बन जाएगी, तो फिर यहाँ पे कुछ हमारे पास ये 7 बाकी रियासतें, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये 14 रियासतें थी जो आगे चल के यूएसएसआर से अलग होंगी या यूएसएसआर का हिस्सा बनेगी। तो 1922 के अंदर बेटा बनाया गया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ स्वेज सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो यूएसएसआर कब बना? यूएसएसआर का एब्रीविएशन पूछ सकता है वो आपसे। तो ये कब बना बेटा? 1922 में ये बनाया गया और ये 1991 तक चलेगा। 26 दिसंबर 1991 तक यूएसएसआर रहेगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये सोशलिस्ट सोच के माइंडसेट की रियासतें थी, उन्होंने वो शामिल हो गई किसके साथ? रशिया का। उन्होंने कहा हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। जिस तरह सल्तनत उस्मानिया बन गई थी, उसमें मक्का, मदीना, फलस्तीन, जॉर्डन, कतर, बहरीन, ये सारे उसका हिस्सा बन गए थे आहिस्ता आहिस्ता। तो इस तरह से ये बहुत सारी रियासतें इसका हिस्सा बन गई और क्या बना? यूएसएसआर बना। यूएसएसआर आगे चल के टूटेगा 1991 के अंदर, हम चल के देखेंगे 1991 में ये टूट जाएगा। तो ये अलायंस का दौर था। आगे चल के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी तो उसके बाद आपको पता है कोल्ड वॉर एरा शुरू हो गया था। कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक हमारे पास रशिया के कैंप में थे, यूएसएसआर के साथ जो कंट्रीज थे वो तो यही होंगे, ये होंगे, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज थे। दूसरे अमेरिका के कैंप में, अमेरिका के साथ जो थे, अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने थे, दुनिया बाइपोलर हो गई थी। तो पाकिस्तान जो था उस वक्त वो किधर था? अमेरिका के साथ था, अमेरिका के कैंप में थे हम।
इस तरह से जो है ना ये एक दूसरे के साथ इनडायरेक्टली जंग लड़ते रहे, प्रॉक्सी लड़ते रहे। रशिया और अमेरिका, वियतनाम वार है जिसके में आप देखें, इसी तरह से कोरियन वार है, इसी तरह से आप अफगानिस्तान की वार देखें। तो इस तरह से ये जंगें चलती रही। अफगानिस्तान या नीचे है, एक किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे हमारे पास अफगानिस्तान है। तो जैसे ही रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था 1979 में, उसके बाद पाकिस्तान भी इस जंग में कूद गया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका के साथ थे। अमेरिका असल में तो अमेरिका का इंटरेस्ट था ना, तो अमेरिका भी आ गया था। अफगानी खुद लड़े थे। इस तरह से रशिया कमजोर हो गया, इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब हुई तो उसके बाद ये जो रियासतें थी इन्होंने कहा कि जी हमने अलग होना है, हमने यूएसएसआर के साथ नहीं रहना। क्योंकि जंग यूएसएसआर की थी, रशिया की थी, जबकि फाइनेंशियली या आर्मी जो लड़ रही थी वो कजाकिस्तान की, ये जो बाकी मुल्क थे साथ यूएसएसआर के, वो भी तो उसकी कीमत अदा कर रहे थे ना। तो फिर जो इकोनॉमी कमजोर हुई तो यहाँ भी गुर्बत शुरू हो गई। जब गुर्बत शुरू हुई, मामला खराब हुए, तो इन्होंने कहा जी हमने आजाद होना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुल्क भी आजाद होते चले गए और अल्टीमेटली 26 दिसंबर, ये डेट याद रखनी है आपने, 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर जो था ये टूट गया, खत्म हो गया। और फिर अब यही वाला जो आपको रशिया नजर आ रहा है ये रह गया। यूएसएसआर टूट गया। तो यूएसएसआर कितने मुल्कों में टूटा? एक तो रशिया खुद हो गया, इसके साथ 14 कंट्रीज, मतलब टोटल 15 मुल्कों में टूट गया। यूएसएसआर टोटल 15 मुल्कों में टूटा। अगर हम वो पूछता है कि जी कितने कंट्रीज रशिया से अलग हुए, तो 14 मुल्क थे जो रशिया से अलग हुए। 14 कंट्रीज कौन सी हैं जरा देखें। एस्टोनिया है हमारे पास, ये यूरोप में, आजकल लटीविया, लिथुआनिया है, बेलारूस है, मोल्डोवा है, यूक्रेन, ये सारे यूरोप के मुल्क हैं। ये अलग हो गए। कितने हो गए? ये 6 हो गए। 7वां जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, 6 और 3 9, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, 9 और 2 11, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो ये 14 मुल्क थे अलग हो गए किससे? रशिया से, यूएसएसआर जब टूटा। तो इस तरह से इसकी थोड़ी सी मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि रशिया किस तरह से, ये आज का रशिया है। तो अब जरा हम यहाँ देख लेते हैं कि रशिया की थोड़ी सी ज्योग्राफी देख लेते हैं। आजकल आपको पता है व्लादिमीर पुतिन साहब बैठे हुए हैं। आगे चल के मैं आपको पुतिन साहब की तस्वीर भी दिखाता हूँ, व्लादिमीर पुतिन साहब की। तो अब जरा थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी देख लेते हैं रशिया की। बेटा ये सारा आपका मैप है रशिया का। रशिया जो है ना 2 कॉन्टिनेंट में है, 2 बराज़म में है। जिस तरह से इजिप्ट 2 बराज़म में है, जिस तरह से तुर्की 2 बराज़म है, जिस तरह से पापुआ न्यू गिनिया 2 बराज़म में है, इसी तरह से हमारे पास जो रशिया ये भी 2 बराज़म में है। अब इसे अगर फिजिकली देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास एक माउंटेन रेंज है बेटा, जिसका नाम है हमारे पास यूराल माउंटेन। मैं इसे कलर से बनाता हूँ। यहाँ पे रशिया में एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन। ये नजर आ रहा है आपको, यूराल माउंटेन, URAL, यूराल माउंटेन्स। पूछ लेता है कभी कभी किधर है, ये रशिया में है। तो ये यूराल माउंटेन जो है रशिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक ये ईस्टर्न साइड वाला, एक वेस्टर्न साइड वाला। वेस्टर्न साइड वाला 25% है और ईस्टर्न साइड वाला 75% है। ये जो 75% है ईस्टर्न साइड वाला, ये रशिया में है, जबकि रशिया एशिया में है। 75% जो रशिया है ईस्टर्न साइड वाला, ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, जबकि 25% जो वेस्टर्न साइड है ये यूरोप में है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है, तो 2 कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। जबकि अगर हम देखें इसका कैपिटल मॉस्को जो है, मॉस्को जो कैपिटल है रशिया का, कैपिटल क्या है? मॉस्को। ये यूरोपियन साइड में है, यूरोप वाली साइड में है। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली जो रशिया है ये यूरोप में है। अगर हम फिजिकली देखें, ज्योग्राफिकली देखें, तो ज्यादा हिस्सा इसका एशिया में है, तो इसे आप एशिया में भी काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से रशिया की ज्योग्राफी है यूराल माउंटेन्स का पूछेगा, डिवाइड करती है रशिया को यूरोप में और एशिया में, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो जरा हम देख लेते हैं। एक तो ST पीटरबर्ग के बारे में पूछेगा, सेंट पीटरबर्ग। ये सिटी है रशिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये यूरोपियन साइड में है। ये जो है ना हमारे पास देखें, ये जो हमारे पास है ना बाल्टक सी, उसके किनारे पे कहीं जाके बनता है। तो ये सेंट पीटरबर्ग याद रखिएगा, पूछ लेते हैं अक्सर पेपर में। उसके बाद आपको पता है कि इनका जो कैपिटल है वो मॉस्को है। मॉस्को में जो प्रेसिडेंट का जो पैलेस है वो कौन सा है? हमारे पास क्रेमलिन है। क्रेमलिन जो है बेटा, यहाँ पे इनका प्रेसिडेंट का जो है ना जी जगह है जहाँ पे वो बैठता है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दरिया है वोल्गा रिवर। देखिए यहाँ पे वल्दाई माउंटेन है, यहाँ पे हमारे पास
वल्दाई माउंटेन मौजूद है, ये यूक्रेन के और रशिया के बॉर्डर पे है। यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे वल्दाई माउंटेन मौजूद है। वहां से निकलता है ये दरिया जिसका नाम वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर के बारे में याद रखिएगा, ये कौन सा हिस्से में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो यूरोपियन साइड वाले रशिया में है। तो वोल्गा रिवर के बारे में याद रखिएगा, ये यूरोप का सबसे बड़ा दरिया है। 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये यूरोप का सबसे लंबा दरिया है। तो ये कहाँ है, रशिया के अंदर ही है। रशिया में ये वल्दाई माउंटेन से निकलता है, ऊपर व्हाइट सी में जाके गिरता है। ऊपर यहीं पे हमारे पास व्हाइट सी मौजूद है और आर्कटिक ओशन मौजूद है। आर्कटिक ओशन में गिरता है पूछेगा आपसे, या फिर व्हाइट सी का कहेगा निकलता कहां से है, वल्दाई माउंटेन से निकलता है। उसके बाद जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ लेक्स। तो लेक्स में आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास बेटा एक लेक है ऐसे पुराने, यहाँ पे एक लेक है ऐसे जिसका नाम है बेकाइल। बेकाइल बेकाइल लेक, बेकाइल बेकाइल के बारे में आता है, ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, 1642 मीटर इसकी डेप्थ है। दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक जो है लेक बेकाइल है, किधर है, रशिया में है, साइबेरिया के एरिया में। साइबेरिया का आपको पता है कि ये दुनिया का, अगर बात करें इन कॉन्टिनेंट की, मतलब ये जो हमारे पास आर्कटिक सर्कल है उसे निकाल के बाहर करें तो बाकी जो पूरी दुनिया है, जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है 6, उनमें सबसे सर्द तरीन कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो साइबेरिया है। साइबेरिया क्या है, दुनिया की कोल्डेस्ट प्लेस है। अगर हम इसमें अंटार्कटिका को, मतलब जो नॉर्थ और साउथ पोल है, उसे हम बाहर निकाल देते हैं तो सबसे ठंडा इलाका जो है वो हमारे पास साइबेरिया का इलाका है। तो लेक बेकाइल आपकी यहां से क्लियर हो गई। कैपिटल बेटा मैंने आपको इसका बता दिया आपको कि मॉस्को है, करेंसी इसकी रूबल है। करेंसी क्या है इसकी बेटा, रूबल जो है इसकी करेंसी है। और इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है वो केजीबी है। केजीबी इनकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है, पूछ लेता है अक्सर। एक और सवाल यहां से बनता है कि इनकी पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो इनकी पार्लियामेंट का नाम है डूमा। डूमा इज पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया की पार्लियामेंट का बेटा नाम क्या है हमारे पास, डूमा है। तो ये रशिया के हवाले से, ज्योग्राफी के हवाले से मेन ऊपर यहाँ पे हमारे पास सारा समंदर है, आर्कटिक ओशन ये लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न साइड पे, रशिया के ईस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशन है हमारे पास। से बेरिंग स्ट्रेट भी यहीं बनती है हमारे पास, बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल डेट लाइन भी यहीं से गुजर रही है। जबकि नॉर्दर्न साइड में आर्कटिक ओशन है हमारे पास, वेस्टर्न साइड में ये यूरोप है, ये सारा यूरोप है। साउदर्न साइड में आपको पता है एशिया है, सारा रशिया के नीचे मंगोलिया है, चाइना है, फिर इंडिया, पाकिस्तान, ये सारे हमारे पास रशिया के नीचे कंट्रीज हैं। ठीक हो गया जी। कजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो ये बेटा मेन आपके क्वेश्चन थे रशिया के हवाले से। अब जरा थोड़ा सा मैं करंट सिचुएशन बता देता हूँ। रशिया में बेटा जो प्रेसिडेंट होता है वो 6 साल के लिए होता है। रशिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यहाँ जो प्रेसिडेंट की मुद्दत है वो 6 साल होती है। जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो 8वें प्रेसिडेंट है जी। कौन है जी, व्लादिमीर पुतिन साहब है जी। कौन है ये हमारे पास, 8th प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये अभी इलेक्शन हुए हैं 15 से 17 मार्च को, अभी 2024 में। तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो बने हैं जी 5वीं टर्म के लिए 87% वोट लेके दोबारा से आए हैं ये। इनके मुकाबले में जो थे वो निकोले साहब थे। निकोले साहब के सिर्फ 4.5% वोट उन्हें मिले हैं। बड़े जबरदस्त आदमी हैं जी रशिया के हवाले से। इन्होंने रशिया को खड़ा कर दिया दोबारा से, यूएसएसआर की याद इसने ताजा करवा दी है। अभी रशिया बहुत मतलब है कि ग्रो कर रहा है जबरदस्त किस्म का। अभी आपको पता है इन्होंने यूक्रेन पे भी हमला किया, अभी यूक्रेन पे भी हमला किया हुआ इसने, व्लादिमीर पुतिन ने 2022 में किया था, वहां जंग चल रही है। यूक्रेन भी इन्हीं से अलग हुआ था, यूएसएसआर का हिस्सा था पहले। यूक्रेन और रशिया की वार के ऊपर मैं ऑलरेडी एक अलग से लेक्चर बना चुका हूं, वो आप जरूर सुनिएगा। तो ये बेटा टॉपिक था रशिया के हवाले से। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझा पाया होऊंगा। हमारे लेक्चर इस तरह से आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।